एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोम है। द नेम ऑफ द पोम इज द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम ऑलरेडी जो है, जो इनिशियल जो वीडियोस हैं, प्रीवियस जो वीडियोस हैं, उसमें हम इसकी एक्सप्लेनेशन, समरी, पोएटिक डिवाइसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचता है हमारे पास ग्रामर पार्ट, जहां हम वोकैबुलरी सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द पोएट यूजेस सेवरल वर्ड्स हुज मीनिंग इन द पोम आर डिफरेंट फ्रॉम द सेंस इन विच दे आर यूजुअली यूज्ड। मतलब जैसे कि कोई चीज़, मतलब हर जगह आप जो होमोग्राफ्स यूज़ करते हो, तो कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके अलग मीनिंग होते हैं, जैसे वॉच जो होमोग्राफ्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पोम में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे वर्ड है फेयर, उन्होंने बोला था ये रोड फेयर लग रही है, तो फेयर का मतलब तो क्या होता है? ब्यूटीफुल, और जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत लाइट होता है, गोरा होना, ये फेयर होता है। लेकिन इधर पे फेयर का मतलब क्या है? राइट और गुड, राइट। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? यहाँ हमें पोम से कुछ वर्ड्स लेके इन ब्लैंक्स को फिल करना है, जिनका मतलब पोम में अलग है और यहाँ पे अलग रहेगा। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर दिया। आई विल जस्ट टेल यू द आंसर्स। जैसे कि द प्रिंस वांटेड टू नो हु द फेयर मेडन whom he had seen in the forest was। प्रिंस जानना चाहता था वो कौन सी खूबसूरत सी लड़की थी जिन्हें उन्होंने फॉरेस्ट में देखा था। तो यहाँ हमने फेयर का दूसरा मीनिंग यूज किया है। I can claim the money I paid at the hospital from my insurance provider। I can claim the money I paid at the hospital, मतलब जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो हॉस्पिटल में मैंने जैसे मान लो 1 लाख रुपए दिया, तो वो 1 लाख रुपए मैं क्लेम कर सकता हूँ, मांग सकता हूँ अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से। ओके, सो बेटर क्लेम जो बुक में वर्ड था, बेटर क्लेम, उसका मतलब होता है बेटर ऑप्शन। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स का मतलब अलग है। She wore a puzzled look on her face at the party। एक puzzled उसके ऊपर expressions थे। यहाँ पे look का मतलब expression होता है। ओके, Rajiv's first year of work was a whirlwind of doubts। मतलब एकदम जो उसका फर्स्ट ईयर था, ऐसा था फुल ऑफ डाउट्स था वो। It was a black day when America dropped the atom bomb on Japan। तो वो एक ब्लैक डे था जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एक बॉम्ब डाल दिया था। ओके, नाउ राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। नाउ दिस इज वेरी इजी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। यहाँ पे इट वाज अ ब्लैक डे, मतलब इट वाज अ डार्क डे। जो बुक में ऑप्शन यूज हुआ है ब्लैक का, दैट इज लाइक द कलर वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। व्हर्लविंड ऑफ डाउट्स, डाउट्स मतलब यहाँ पे क्या है? डाउट्स का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये हो क्या रहा है, उसे हम डाउट्स कहते हैं। सो ये तो बहुत इजी है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज फ्रेजेस एंड इडियम्स अबाउट चॉइस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर्स। अब ये बहुत, आपके पास ओनली 4 इडियम्स दिए हुए हैं, लेकिन चारों के चारों बहुत अच्छे इडियम्स हैं जो आप अपने डेली यूज में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा का मतलब होता है इन अ सिचुएशन इन विच वन हैज टू चूज बिटवीन थिंग्स दैट आर अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल। मतलब आपको ऐसी चीज़, ऑन द हॉर्स ऑफ अ डिलेमा का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको दोनों ऐसी चीज़ों में से आपको कुछ चूज करना पड़ रहा है जो बहुत अनप्लेजेंट है या अनडिजायरेबल है। एग्जाम्पल, The head of the New York office was on the horns of a dilemma and wondering what to do। अब head of the New York office के पास 2 ऑप्शंस थे, लेकिन दोनों गंदे ऑप्शंस थे। वो दोनों चूज नहीं करना चाहता था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। On the horns of a dilemma, इसका मतलब क्या होता है? On the horns of a dilemma मतलब मैं डिलेमा के एकदम हॉर्न पे हूँ, मतलब मुझे दोनों ही ऑप्शन खराब है और मुझे कुछ चूज नहीं करना। नेक्स्ट है टू बी इन अ कैच 22 सिचुएशन। ये आपने ना मूवीज में बहुत सुना हुआ, आई एम इन अ कैच 22 सिचुएशन। इसका मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो सॉल्यूशन है वही प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। It is a catch-22 situation here. Nobody wants to support you until you are successful, but without the support, how can you ever be successful? कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करना चाहता। जैसे चलो आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोई तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता क्योंकि ये तो नया बिजनेस है। लेकिन जब तक लोग पैसा नहीं डालेंगे बिजनेस फ्लरिश करेगा कैसे?
सो ये कैच 22 सिचुएशन है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन आपस में ऐसे लिंक्ड होते हैं कि समझ ही नहीं आता करना क्या है। नेक्स्ट होता है फेट अकम्प्लाई। फेट अकम्प्लाई का मतलब है थिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन डिसाइडेड बिफोर दोज अफेक्टेड हियर अबाउट इट, लीविंग देम विद नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट। जैसे कि आप लोगों के साथ होता है, मम्मी पापा बोलते देख लो भैया तुम्हें क्या करना है, ठीक है, या तो तुम अपने लिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लो या तो एग्जाम की तैयारी कर लो। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी चूज कर चुके हैं वो, दैट तुम्हें पढ़ाई करना है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे झूठ मूठ का है ना, आपको ऑप्शन दिया जाता है, एक चॉइस दी जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। सो दैट इज अ फेट अकम्प्लाई। एग्जाम्पल देखते हैं, द रिजल्ट्स वर प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर्स एज अ फेट अकम्प्लाई। मतलब जैसे कि किसी जो शेयर होल्डर्स होते हैं किसी बिजनेस के, उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई से ही नहीं है। सो इट इज लाइक अ चॉइस विदाउट अ चॉइस। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट वन इज हॉब्सन्स चॉइस। ये सबसे सही है, ये हमारे साथ बहुत होता है। अ हॉब्सन्स चॉइस इज अ फ्री चॉइस इन विच ओनली वन थिंग इज एक्चुअली ऑफर्ड। मतलब आपको लगेगा कि आपको दो चीज़ें ऑफर की गई हैं, आपके पास चॉइस है, लेकिन आपके पास चॉइस होती नहीं है, एक ही डिसीजन होता है, वही लेना पड़ता है आपको। इट इज़ अ केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस बिकॉज इफ आई डोंट अग्री टू द टर्म्स आई विल लूज माई जॉब। मतलब यार ये तो हॉब्सन्स चॉइस का केस हो गया, अगर मैं उन्होंने बोला है या तो आप बात मान लो या तो जॉब छोड़ दो। अब यहाँ पे जॉब छोड़ने का जब ऑप्शन ही नहीं है तो बात ही माननी पड़ेगी ना। तो अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हॉब्सन्स चॉइस। अब हम आते हैं एडवर्ब्स में। एडवर्ब आपको पता है क्या होता है, हम 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या खुद एक एडवर्ब को या पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। बेसिकली ये 5 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। कोई काम कैसे हो रहा है, मतलब किस मैनर में हो रहा है, जैसे आप एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हो। कोई काम कहाँ हो रहा है, वेयर इज इट हैपनिंग, जिसको आप एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हो। कोई काम कब हो रहा है, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम की बात होती है। कोई काम कितनी बार हो रहा है, डेली हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, समटाइम्स हो रहा है, नेवर हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है, इसे बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और लास्ट होता है कोई काम किस डिग्री के साथ हो रहा है, मतलब यू लाइक समवन, यू वेरी मच लाइक हिम, यू एक्सट्रीमली लाइक हिम, तो ये जो डिग्री कम या ज़्यादा हो रही होती है इसे आप बोलते हो एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो ये 5 एडवर्ब्स होते हैं हमारे पास, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, हेयर एडवर्ब इक्वली जो है वो बताता है कि किस तरीके से जो रोड्स हैं वो सुबह सुबह कैसी दिख रही हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, मैंने लुक डाउन किया, वेयर डिड आई लुक, कहाँ देखा, डाउन, तो ये बता रहा है प्लेस। द CEO इज फ्लाइंग टू हांगकांग टुमारो, व्हेन इज द CEO फ्लाइंग, कब फ्लाई कर रहा है, टुमारो, ये बता रहा है टाइम की बात। द पोएट occasionally took long walks in the woods near his house. How many times वो अपने जो जंगलों में वॉक के लिए जाता था, occasionally जाता था, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी पता चल रही है। It is extremely important for young people to focus on their careers. It is how important? Extremely important. तो ये डिग्री की बात हो रही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें फिल करना है विथ एडवर्ब्स, और हमें ये भी बताया है कि किस तरीके का एडवर्ब यूज करना है। सो द बैलेरिना डांस विद अ लॉट ऑफ ग्रेस। अब यहाँ पे तुमको एडवर्ब ऑफ मैनर्स से रिप्लेस करना है, विद अ लॉट ऑफ ग्रेस को एडवर्ब ऑफ मैनर से करना है, तो ग्रेस क्या हो जाएगा, ग्रेसफुली। द बैलेरिना डांस्ड ग्रेसफुली। Nowadays we don't go to the park too many times. Now इसको फ्रीक्वेंसी से चेंज करना है, ये जो too many times है इसको किसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से चेंज करना है, तो आप क्या बोलोगे, nowadays we don't go to the park frequently। यहाँ पे आ जाएगा too many times, मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन चले जाते हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं जाते हम। She dash sleeps late, वो लेट सोती है। अब यहाँ पे तुम्हें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, तो अब तुम बोल सकते हो शी ऑलवेज स्लीप्स लेट, शी समटाइम्स स्लीप्स लेट, शी नेवर स्लीप्स लेट, एवरीथिंग इज राइट, इट इज ऑन यू। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, शी ऑलवेज स्लीप्स लेट। नेक्स्ट, द एथलीट रैन डैश फास्ट एंड बीट द अदर्स टू द फिनिशिंग लाइन। अब तुम्हें यहाँ पे डिग्री यूज करनी है, वेरी, टू, एक्सट्रीमली, तो द एथलीट रैन वेरी फास्ट कर सकते हैं हम,
टू फास्ट भी करते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट भी यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग इज राइट। द अर्थ विल डैश रन आउट ऑफ रिसोर्सेज इफ वी डोंट मेक एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट इट। जो अर्थ है बहुत ही, यहाँ पे आपको यूज करना है टाइम का। अर्थ कब जो है अपने पूरे रिसोर्सेज जो हैं उसके ज़ीरो हो जाएंगे और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ हमने लिखा है द अर्थ विल सून रन आउट ऑफ रिसोर्सेज इफ़ वी डोंट मेक एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट इट। एंड लास्ट है प्रीति सर्च्ड इन एवरी प्लेस की जगह हम लिखेंगे आंसर एवरीवेयर। ये यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा इन एवरी प्लेस की जगह हम इसे रिप्लेस करके लिख देंगे एवरीवेयर। प्रीति ने हर जगह ढूंढा बट शी कुड नॉट फाइंड हर पर्स। उसने हर जगह ढूंढा लेकिन वो अपना पर्स नहीं ढूंढ पाई। अंडरस्टूड। अब आते हैं हम कंजंक्शंस में। कंजंक्शंस होते क्या हैं? कंजंक्शंस होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, जैसे कि आई एट अ मैंगो, आई एट अ बनाना। मैंने बोला आई एट अ बनाना एंड मैंगो, तो यहाँ दो सेंटेंसेस को मैंने ज्वाइन किया यूजिंग अ कंजंक्शन। द कंजंक्शन हियर इज एंड। सिमिलरली यू हैव नॉर, फॉर, बट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइक येट, सो। अब ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो मैंने आपको अभी जितने बताए, फॉर, एंड, नॉर, बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो, फैन बॉयज, ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो दो कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट ऐसा नहीं होता। दो कंप्लीट जो फुल मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उन सेंटेंसेस को जब आप ज्वाइन करते हो उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। मतलब एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आपको इसका अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर तरीके से तो प्लीज़ आप ग्रामर की जो वीडियोज़ हैं उसमें आप जाना और वहाँ पे आप क्लॉजेस पहले समझना और फिर कंजंक्शन समझना, आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। सो यू नो दैट सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ क्लॉजेस, और कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ऐसे के सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, और ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि द पोएट वुड हैव टेकन बोथ द रोड्स इफ़ इट वर पॉसिबल। अगर उसके लिए पॉसिबल होता तो वो दोनों रोड्स पे चला जाता। तो यहाँ पे क्या है? द पोएट वुड हैव टेकन बोथ द रोड्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है। इफ इट वर पॉसिबल ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है जहां पे आपके पास एक कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इफ connects the main clause the poet would have taken both the roads with the subordinate clause it were possible। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे ये सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि आपको ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया है उसको देख के ज्वाइन करना है। वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, if you will work hard और if you work hard you will succeed, so you will succeed if you work hard, दोनों सही है। he better hurry up he will be late। अब unless मतलब है, unless का मतलब क्या होता है कि वो ये नहीं कर पाएगा unless he works hard। unless के साथ आप हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हो, जैसे कि he will be late unless he hurries up। unless मतलब तब तक जब तक वो जल्दीबाजी नहीं करेगा उसके बाद तो वो लेट हो जाएगा, उसके बाद उसकी ट्रेन छूट जाएगी। उसकी ट्रेन छूट जाएगी अनलेस वो जल्दी करे। अनलेस का मतलब अनलेस को हिंदी में बोलेंगे कि ऐसा जब तक वो जल्दी करेगा तब तक तो ट्रेन नहीं छूटेगी, लेकिन अगर जल्दी नहीं करेगा तो ट्रेन छूट जाएगी। ओके। Anna is an accomplished singer. She is prone to stage fright। तो इसका हो जाएगा though Anna is an accomplished singer, she is prone to stage fright। मतलब Anna जो है वो एक accomplished singer है लेकिन उसके बाद भी उसको stage fright है। Harsh is going to the UK for higher studies next year, you know it। As you know it, Harsh is going to the UK for higher studies next year। We all respect him, he is a helpful person। We all respect him because he is a helpful person। We visited the amusement park, the park was closed। अब हम लोगों ने क्या किया? We visited the amusement park before the park was closed। तो हमने amusement park कब विजिट किया? पार्क बंद होने से पहले। अब आते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन में जो है पेन इट डाउन।
Imagine that you are a student in a boarding school and have just attended an education workshop. Imagine करो कि आप एक स्टूडेंट हो एक बोर्डिंग स्कूल में और आपने अभी अभी जो है एक एजुकेशन वर्कशॉप पूरा ज्वाइन किया है जहाँ पे उन्होंने आपको आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई हैं। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है आपको करना क्या, अब आप डिलेमा में हो। तो आपने क्या किया, आपने अपने फादर को एक लेटर लिखना है जहाँ पे आप उनसे हेल्प मांगोगे कि वो आपको थोड़ी हेल्प करें सब्जेक्ट्स चूज करने में। अब इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है आप बता सकते हो, आपको सब्जेक्ट्स में अच्छा क्या लगता है, क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, और आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, करियर प्रोस्पेक्ट्स को या वो पढ़ना चाहते हो जो आपको पसंद है। तो ये सारी बातें इंक्लूड करके यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फादर। नाउ इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फादर, वो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा, वो ऑब्वियसली इनफॉर्मल होगा, ठीक है। तो नाउ हियर इनफॉर्मल का मतलब आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे और आप रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखोगे। B64 Grace Society, Nariman Point, Mumbai. After this, you left a line. Then you wrote the date, 21st October 2021. Then you left a line. And now we will start with the salutation. Dear father. अब हम आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। यहाँ हलचल बात हो गई। आई एम डूइंग वेल टू, अपने बारे में भी बता दिया। आई एम फोकस्ड ऑन माई स्टडीज एंड हैड रिसेंटली अटेंडेड एन एजुकेशन वर्कशॉप। मैं अपनी स्टडीज़ पे बहुत फोकस कर रहा हूँ और रिसेंटली मैंने एक एजुकेशनल वर्कशॉप अटेंड किया था। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सीक सम हेल्प फ्रॉम यू। मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। सीक का मतलब होता है ढूंढना। So now that I am supposed to choose subjects which will shape my future, I am all stressed and confused. अब जब मेरी बारी आ गई है कि मैं 10th में हूँ और अब मुझे आने वाले टाइम में सब्जेक्ट्स चूज़ करना है, तो मैं टोटली confused हूँ और मैं बहुत ज़्यादा stressed हूँ। I have always been interested in mathematics as I love to solve the riddles with numbers. मुझे हमेशा से मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है क्योंकि मुझे ये जो नंबर्स के जो रिडल्स होते हैं इन्हें सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। They always entice me with challenges and it is a scoring subject. वो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करते हैं, जो उनमें चैलेंजेस होते हैं ना जो मैथ्स में, तो उसकी वजह से मुझे वो बहुत आकर्षक लगते हैं। प्लस ये एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। I do like physics, but chemistry and biology are not of much interest to me. मुझे physics भी पसंद है लेकिन chemistry and bio मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। Arts has always been my favorite subject. Arts जो है art, craft जो होता है वो हमेशा से मेरा favorite subject रहा है। And my passion towards painting is known to all. और जो मेरा passion है painting के लिए वो तो सबको पता है। If I take up maths, physics and chemistry, I can have multiple career options. अगर मैं maths, physics, chemistry लेता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे career options हो सकते हैं। I can be an engineer, a space researcher, a scientist, और I can be a professor like you. मैं क्या क्या बन सकता हूँ? मैं engineer बन सकता हूँ, space researcher बन सकता हूँ, scientist बन सकता हूँ या आपकी तरह एक professor भी बन सकता हूँ। Science gives me options like doctor, biotechnologist, a researcher, etc. These are great career options, but this takes away my passion. ये career options तो बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर जो मेरा passion है पेंटिंग वो तो पूरा चला जाएगा। I am in dilemma whether to give more importance to career prospects or to study what I like. तो मैं अभी एक dilemma में हूँ कि मैं अपने career prospects को ज़्यादा importance दूँ या मैं वो पढ़ूँ जो मुझे अच्छा लगता है। You have always been my guiding light and you understand me better than anyone. आप हमेशा से मेरी guiding light रहे हो, मतलब आप हमेशा से मुझे direction देते हो और आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं समझता। I request you to help me with this decision. और मैं आपसे request करता हूँ कि please इस decision को लेने में आप मेरी help करो। Pay my regards to grandparents and mom. I will be waiting to hear from you. तो आप जो है मेरा जो है प्यार, मेरी जो रिस्पेक्ट है वो आप ग्रैंडपेरेंट्स और मदर को देना और मैं आपका लेटर का वेट करूँगा। योर्स लविंगली सीमा। ओके, तो आपका जो आपकी प्यारी सीमा। So that's it. Thank you so much everyone for watching this video. I hope you liked it. If you liked it, then you are supposed to like, subscribe and share and visit our website magnetbrains.com because it is very easy to find out all our videos over here. You just have to select the class and the subject, select the topic and your video will start. Now this is easy. So once again, अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आपके पास एक भारी जिम्मेदारी है। What is that? You have to like this video, subscribe our channel and share this video.
टेक केयर, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।